तो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और थॉर लव एंड थंडर जैसी मूवीज देने के बाद साल 2022 में मार्वल की अगली मूवी वकांडा फॉरएवर रिलीज हो चुकी है, जिसके कंधों पर एक काफी अच्छा खासा बोझ था। अगर हल्के फुल्के सिनॉप्सिस से शुरू करें तो मूवी की कहानी वही है जो हमने ट्रेलर्स में देखी है। मतलब तचाला अब नहीं रहे और उनके जाने के बाद से वकांडा एक बहुत बड़े क्राइसिस में है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ नए लीडर की नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर की भी जरूरत है, वो कमी जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पैंथर पूरी कर सकता है। और ऐसे में उनका सामना होता है एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड फोर्स के साथ जो कोई भी नहीं सोच सकता, नेमोर और उसका किंगडम तालोकन। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं डायरेक्शन के ऊपर। तो देखो, रायन कुगलर के हाथों में एक बहुत ही ह्यूमंगस टास्क था। उनके बहुत अच्छे दोस्त और उनकी आने वाली मूवी जिसे वो लिख रहे थे, उसकी मूवी के मेन एक्टर की रातों रात डेथ हो गई। तो ऐसे में किसी भी डायरेक्टर के लिए एक पूरी की पूरी मूवी को बनाना ना सिर्फ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है बल्कि एक बहुत ही मुश्किल काम भी है। लेकिन इसके बाद भी रायन कुगलर ने एक काफी अच्छा काम किया है। मेरे ख्याल से पहली ऐसी मूवी है जिसके अंदर हमें 3 बड़े बड़े कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी देखने को मिल रही है। पहला है नेमोर, दूसरी है ब्लैक पैंथर और तीसरी है रिरी विलियम्स की आयरन हार्ट। और इसी वजह से मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो चीजों को सेटअप करने में काफी टाइम लेता है, लेकिन जो पूरा माहौल है ना, इसको आप काफी अच्छे से एंजॉय करते हो। मतलब सबसे पहले नेमोर को सेटअप किया जाता है, तालोकन को सेटअप किया जाता है और जितने भी तालोकन के विजुअल्स हैं वो बहुत ज्यादा गॉर्जियस है। मतलब जब हमें पहली बार तालोकन की सिटी देखने को मिलती है तो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो ऐसे एक्वामैन जैसे बहुत ज्यादा पॉलिश्ड और वाइब्रेंट फील नहीं होती। हर एक चीज बहुत रॉ है, सरफेस पे काई लगी हुई है और आपको समझ में आता है कि ये चीजें बहुत लंबे समय से पानी के अंदर हैं। चीजें काफी ज्यादा प्रैक्टिकल फील होती है। फिर इसके बाद आता है नेमोर का कैरेक्टर, जिसे काफी ब्यूटीफुल तरीके से लिखा गया है। इसे कॉमिक बुक से काफी डिफरेंट टाइप का ओरिजिन प्रोवाइड किया गया है, लेकिन इसका ये वाला ओरिजिन जो मार्वल की मतलब मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कंटिन्यूटी है उसके साथ काफी ज्यादा मेक सेंस करता है और इसको ब्लैक पैंथर से भी कनेक्ट करवा देता है। लेकिन मिगुएल हुएर्ता ने इसको इतना ज्यादा ब्रिलियंटली पोर्ट्रे किया है कि इसकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज्यादा तकड़ी है। जब जब ये स्क्रीन पे आएगा तब तब आपका ध्यान इसी कैरेक्टर पे होगा बस। फिर इसके बाद शूरी का कैरेक्टर इस मूवी में काफी ज्यादा ब्रोकन फील होता है क्योंकि वो अपने लॉस और ग्रीफ के साथ सफर कर रही है और उसको समझ में नहीं आता कि इन सब चीजों के साथ डील कैसे करना है। तो वो इस पूरी दुनिया में अपनी जगह को ढूंढने की कोशिश कर रही है। फिर इसके बाद मैं विजुअल्स के बारे में बात करना चाहता हूं। अब आप सबका मुझे नहीं पता, लेकिन जिस थिएटर में मैं गया था तो वहां पर शायद हो सकता है कि उन लोगों का कुछ गड़बड़ हो, तो उन लोगों ने मूवी को काफी डार्क तरीके से चलाया था और थोड़ा सा ब्लरीनेस नजर आ रही थी। आई हैव नो आइडिया कि आप सब लोग के साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या नहीं, तो अगर है तो कमेंट्स में बताना। तालोकन के सीन्स और जितने भी रात में शूट होने वाले सीन्स थे वो मुझे काफी ज्यादा डार्क फील हो रहे थे और उसके अलावा जो बहुत फास्ट पेस्ड एक्शन सीक्वेंसेस थी वो भी थोड़ी सी ब्लरी लग रही थी। लेकिन अगर मूवी ऐसी ही बनी है तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। आपके पास इतनी ज्यादा गॉर्जियस लोकेशंस है और सब कुछ इतना ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो फिर उसको आप इतना ज्यादा डार्क क्यों रखना चाहोगे? लेकिन क्योंकि कॉमिक वर्स है तो अच्छी और बुरी चीजें दोनों आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले अच्छी चीजों से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो पूरी मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है मेरे लिए पर्सनली वो है नेमोर। नेमोर का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पोर्ट्रे किया गया है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये काफी अच्छा एडिशन है। मैं कॉन्स्टेंटली ये चीज सोच रहा था कि इस कैरेक्टर को दूसरे सुपर हीरोज के साथ इंटरैक्ट करके देखने में मजा आएगा, किस तरह से उनको ट्रीट करेगा, विलन इसके सामने आता है तो उससे कैसे बात करेगा, हीरोज की साइड हो गए, विलन्स की साइड, ये सारी चीजें देखने में काफी इंटरेस्टिंग होंगी। फिर इसके बाद नेमोर या फिर पीपीएसके फॉर शॉर्ट अगर मैं इसको बोलूं, नहीं पता तो रोस्टवर्स देख लेना। तो पीपीएसके के जितने भी एक्शन सीन्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से कोरियोग्राफ करे गए हैं। मतलब उसके जितने भी मूवमेंट्स है वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ फील होते हैं और उसके उड़ने की स्टाइल के साथ उसके एक्शन को करस्पॉन्ड किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो आयरन मैन है तो ऐसे लेट के उड़ रहा है या सुपरमैन की तरह उड़ रहा है, वो खड़े होकर उड़ता है और उसका पूरा का पूरा एक्शन उसी चीज के आसपास है। फिर इसके बाद जो अगली चीज मुझे अच्छी लगी वो थी कि स्टोरी, मतलब जो कैरेक्टर्स को ओरिजिन स्टोरी आर्क प्रोवाइड करे गए हैं वो बहुत अच्छे हैं। नेमोर का स्टोरी आर्क जो है वो देखने में मजा आता है और आपका इंटरेस्ट बांध के रखता है। इसके बाद जो शूरी की भी कांस्टेंट स्ट्रगल्स हैं अच्छाई और बुराई के साथ, लाइफ एंड डेथ के साथ, लॉस एंड ग्रीफ के साथ, वो सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से हमको दिखाई गई और हम उन स्ट्रगल्स को महसूस कर सकते हैं। फिर इसके बाद तीसरी अच्छी चीज है कि मूवी बहुत इमोशनल है भाई, मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल है। मूवी की स्टार्टिंग से ही आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे और जिस नोट पे मूवी एंड होती है तो बहुत मुश्किल हो गया, मैं तो अभी मुश्किल हो जा रहा है। फिर इसके बाद मूवी का बैकग्राउंड स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा है। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि कई सारे एक्शन सीन्स है, कई सारी सीक्वेंसेस है जहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस है, मतलब बैकग्राउंड में कोई आवाज नहीं आ रही आपको, लेकिन वो चीज उस सीन का इंपैक्ट और भी ज्यादा बढ़ा देती है। लेकिन इसके बाद अगर बुरी चीजों के बारे में बात करें तो कुछ है जो मुझे फील हुई, आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो मूवी का फर्स्ट हाफ जो है वो एक माहौल बनाता है, मतलब बताता है कि एक इंपेंडिंग वॉर है और सेकेंड हाफ में जब उस चीज पे डिलीवर करने की बात आती है तो आई फेल्ट कि इसका क्लाइमैक्स
थोड़ा और बेहतर हो सकता था। मतलब व्हाट आई फेल्ट वाज कि मूवी के फर्स्ट हाफ में एक ब्रिज पे ओकोए का सीन है जहां पर एक्शन सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल फील होती है, लेकिन क्लाइमैक्स में जब उसी टाइप की सीक्वेंस हमें दिखाई जाती है तो बहुत ज्यादा जंप कट्स होते हैं। मतलब क्लाइमैक्स के टाइम पे एक ही एक्शन सीक्वेंस के टाइम पे हमको 3 अलग अलग कैरेक्टर्स का एक्शन दिखाया जाता है, पहले इसका फिर इसका फिर इसका, मतलब एक ही सीक्वेंस में उनको बीच बीच में घुसा दिया गया है और इस वजह से वो चीज उतनी ज्यादा इंपैक्टफुल फील नहीं होती। फिर इसके बाद बहुत कुछ ऐसे शॉट्स थे जहां पर ग्रीन स्क्रीन बहुत ही ज्यादा क्लियरली समझ में आ रही थी। और देखो जो अगली चीज है वो हो सकता है कि सिर्फ मेरा ओपिनियन हो, मतलब ये पूरा वीडियो ही मेरा ओपिनियन है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आयरन हार्ट का जो सूट था वो इतना ज्यादा मजेदार नहीं था। मतलब ये वाइब्रेनियम से बना हुआ उड़ने वाला आयरन मैन टाइप का सूट है, लेकिन ये फील होता है एक पावर रेंजर के टॉय जैसा। इन्होंने जो उसको ग्लॉसी इफेक्ट दिया है वो आई फेल्ट की जरूरी नहीं था। फिर इसके बाद जो मूवी की स्टोरी को जिस चीज के आसपास क्राफ्ट किया था वो थोड़ी सी आखिर में जाकर फॉल्टर कर जाती है। अब इस पॉइंट पे और ज्यादा अच्छे तरीके से हम लोग स्पॉइलर रिव्यू वाले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि यहां पर मैं थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड हूं और आपको सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो 3-4 दिन में वो वाला वीडियो आएगा तो उसके लिए वेट करना। लेकिन सब चीजों को सम अप करते हुए बस इतना बोलना चाहूंगा कि ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर बहुत ही आराम से हैंड्स डाउन 2022 में मार्वल की बेस्ट मूवी है। इसके कैरेक्टर्स के जो ओरिजिन स्टोरी आर्क्स हैं वो देखने में बहुत मजा आता है, बहुत ज्यादा इमोशनल है। चैडविक बोसमैन इस मूवी में है तो नहीं, लेकिन आप पूरा टाइम पूरी पिक्चर में उनकी प्रेजेंस को फील करते हो। और उन सब चीजों के अलावा ना ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के पर्सपेक्टिव से एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है। तो किसी भी हालत में अगर आप आगे एमसीयू में क्या होता है उसको फॉलो करना चाहते हो तो इस मूवी को मिस नहीं कर सकते। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। पसंद आया लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको पिक्चर कैसी लगी, तो कमेंट्स में बताना। और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम।